हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञानशाला में। रीजन मैगजीन का मंथली करंट अफेयर मई का है ये। कल हमने राज व्यवस्था से एक टॉपिक किया था। आ- आ- आज आगे बढ़ाते हुए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है मॉडल जेल अधिनियम 2023। आइए शुरू करते हैं। मॉडल जेल अधिनियम 2023। सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों है, ताकि हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि ये एक्ट पढ़ना है या नहीं, ये टॉपिक पढ़ना है या नहीं। अब हुआ क्या है, तो सबसे पहले लिखा है मॉडल जेल अधिनियम। ये एक मॉडल है, जेल अधिनियम एक्ट है लेकिन मॉडल है। अब बात है कि ये मॉडल ही क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि जो जेल होती है वो आपका राज्य सूची का विषय है, स्टेट का विषय है। अब स्टेट के विषय पे केंद्र नियम नहीं ला सकता, लेकिन केंद्र क्या कर सकता है, मॉडल ला सकता है, एक स्ट्रक्चर बना के दे सकता है। एक क्या दे सकता है, एक लेआउट दे सकता है कि किस तरह का आपको नियम बनाने हैं। उस स्ट्रक्चर में आपका राज्य क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर देगा। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है। ये आजादी के पहले से लागू जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा। तो आप देखिए 1894 में के टाइम पे हमारे पास एक्ट था। अब हम उस एक्ट को रिप्लेस करने वाले हैं, उसके लिए हम बना रहे हैं। तो दैट मीन जब 1894 का टाइम रहा होगा, उस समय तो ब्रिटिश काल रहा होगा। तो जब अंग्रेजों ने जो नियम बनाए हुए होंगे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, भारतीयों का दमन करना। उनका उद्देश्य क्या रहा होगा, भारतीयों का दमन करना। बल्कि जेल का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तियों में सुधार लाना। जेल का उद्देश्य क्या है, जेल का उद्देश्य व्यक्तियों में सुधार लाना। व्यक्तियों में क्या सुधार की आवश्यकता के लिए जेल बनाई जाती है, ताकि वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खतरा ना उत्पन्न हो। लेकिन अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, भारतीयों का दमन करना। और जो राजनीतिक लोग थे उनको बंद कर देना, ताकि वो स्वतंत्रता की आवाज ना उठा सके। आइए जेल अधिनियम 1894 से रिलेटेड कुछ प्रावधान है, उन्हें देख लेते हैं। 1894 का जेल अधिनियम भारत में जेलों के प्रबंधन और उसके प्रशासन से संबंधित पहला कानून था। 1894 में, ठीक है। 1835 के बाद तो आपका जो प्रॉपर तरीके से कोडिफाई होने लगे थे नियम मैकाले समिति के द्वारा, तो इसलिए 1894 का टाइम पीरियड आपको दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में दिया है 1836 में लॉर्ड मेकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कानून को पारित किया गया था। अब थर्ड पॉइंट है कि जेल क्या होती है। देखिए ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। एक स्थान होता है जिसका उपयोग कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से कैद में रखने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी और सहायक जेलों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पुलिस कस्टडी को शामिल नहीं किया गया है, ये जो सहायक जेल है उनको शामिल नहीं किया गया है। इन कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से प्रावधान गए हैं। देखिए जो भी क्या अपना कोई ना कोई परिवार तो रहा होगा, तो फैमिली से मिलने से रिलेटेड जो भी आपके प्रावधान है, उनका रोजगार है, वो सारा का सारा इसमें दिया है। क्योंकि किसी बंदे को, आप व्यक्ति को जेल में डाल रहे हो, तो उसको रोजगार भी देना पड़ता है, ताकि वो व्यक्ति दिन भर किसी एक्टिविटीज में लग जाए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, गृह मंत्रालय ने पाया कि इस कानून में कई खामियां हैं, मौजूद है, साथ ही सुधारात्मक उपायों को महत्व नहीं दिया गया। देखिए मैं आपको यही पॉइंट बता रही थी कि इसका मुख्य उद्देश्य जो 1894 का जो एक्ट है, उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक बंदियों को या भारतीय लोगों का दमन करना था। जब दमन ही करना है तो उसमें सुधार क्यों लाएंगे। लेकिन आज के डेट में जो ह्यूमन राइट्स है, आज की जेल में जो प्रशासन कार्य करता है, उनका मुख्य उद्देश्य लोगों में सुधार लाना होता है। गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को इस कानून की समीक्षा करने और इस संबंध में नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके परिणाम स्वरूप एक मॉडल जेल अधिनियम तैयार किया गया। अब इसकी आवश्यकता क्यों है वर्तमान जेल कानून की।
पहला ही पॉइंट है औपनिवेशिक चरित्र। ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जेलों का कामकाज उसी कानून के तहत चलता है जबकि इस कानून को अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों का दमन करने के लिए बनाया था। आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो उस समय इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक कैदियों को, बंदियों को जेल में डालना उसका उद्देश्य था, उनका दमन करना उद्देश्य था। अब ऐसा नहीं है, तो अब ये तो एक्ट बदलना पड़ेगा। फिर इसमें क्या है, फिर अगला पॉइंट इसमें दे रखा है, वर्तमान में इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? कभी क्या होता है कि आप सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल दीजिए तो आप पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाएगा, या यूएपीए एक्ट है, तो उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक जो अनुपयोग है, दुरुपयोग है, उसके कारण ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। कानून का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पुराने कानून में अभी भी पुरुष कैदियों को कोड़े मारने का प्रावधान है, लेकिन इसमें 30 से अधिक कोड़े मारने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, कोड़े मारने का अधिकार, ये तो जो मानवता है उसको, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि जेल का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों में सुधार करना होता है। फिर जेलों को सुधारात्मक बनाना, 1894 का कानून अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था के बनाए रखने पर केंद्रित था, और कैदियों में सुधार और पुनर्वास के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। आज जेलों में सुधार लाने वाली संस्था के रूप में देखा गया है। देखिए, यहाँ क्या पॉइंट है, कैदियों में सुधार और पुनर्वास, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकल के आएगा, अब तो क्या उसमें स्टिग्मा लग गया है, अब क्या उसमें आपका, उसको अब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको पुनर्वास करने के लिए हम क्या करेंगे, जेल कानून में कुछ प्रबंधन लाएंगे बेहतर सुविधा के लिए। देखिए, ये फिर वही पॉइंट आ गया कि कैदियों को फिर से समाज का हिस्सा बनाने और उनकी मदद करने के लिए जेलों में बेहतर जीवन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, पुस्तकालय और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता है। कई जेलों में होता है, अभी भी होता है, बुक्स होती हैं, आपने सुना भी होगा कि जेल में पढ़ के भी लोग पेपर दे रहे हैं। तो क्योंकि जेल का उद्देश्य सुधार करना है, जेलों में हत्याएं, हिंसाएं, अब जेलों के, अब देखते हैं कि भारतीय जेलों के समक्ष क्या प्रॉब्लम है। ये मुद्दा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ह्यूमन राइट से रिलेटेड मुद्दा है। देखते हैं, विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक होना। 2021 में जारी भारतीय कारागार सांख्यिकी के अनुसार जेलों में बंद कैदियों में से 77% कैदी, प्रतिशत से अधिक कैदी ऐसे थे जिनके मामले में कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखिए, 77% मामले ऐसे हैं, अगर 100% हो गया, 100% हो गया, तो 77 व्यक्ति ऐसे जिनके मामले विचाराधीन है। अभी इनमें ट्रायल ही चल रहा है, अभी पता भी नहीं है कि वो आपकी कल्प्रिट है या नहीं, बट वो विचाराधीन है। तो इससे क्या होगा कि उनका, उनके जो ह्यूमन राइट्स है वो कहीं ना कहीं डिनाई हो रहे हैं, और उसमें से 25% कैदी अनपढ़ है। अब देखिए, जो कैदी अनपढ़ है तो वो ज्यादा संभावना है कि वो गरीब भी होगा। जब वो गरीब होगा तो वो अपने राइट्स के लिए, वो अपने अधिकारों के विषय में अवगत ही नहीं होगा, ना वो कोई महंगा वकील को हायर कर सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट है, इसलिए आपको ध्यान होगा कि हमारी राष्ट्रपति महोदया जी ने अपनी स्पीच दी थी, मुर्मू जी ने, उसमें ये पॉइंट को उन्होंने उठाया था, कैदियों को रखने की जेलों की क्षमता। 2021 के एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार पूरे भारत में आपके 5,54,000 लगभग लोग बंद है, जबकि क्षमता आपकी 4,25,000 की है। तो आप ही देख लीजिए कि कितना इन्वायरमेंट कैसा रहेगा। जमानत मिलने में कठिनाई, ये देख लीजिए, जमानत आपकी जो रिच पीपल है उनको इजिली जमानत मिल रही है, जो रिच नहीं है उनको इजिली जमानत नहीं मिल रही है, बहुत सारे रीजन है अभी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। जेल अधिकारियों के खाली पड़े पद, जेलों में अप्राकृतिक मौतें। अब जेलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव है, हम एक बार ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कारावास और हिरासत के संबंध में 3 व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है जिनका पालन किया जाना चाहिए। पहला, ये ध्यान रखना चाहिए कि जेल में बंद व्यक्ति नॉन पर्सन ना बन जाए।
अब नॉन पर्सन का क्या मतलब है? अस्तित्वहीन, महत्वहीन, अधिकार से रहित, उपेक्षित। ऐसा ना हो कि आप किसी पर्सन को, इस पर्सन ने कोई क्राइम किया, सपोज क्राइम भी नहीं किया, अभी विचाराधीन ही है, जब तक विचार, जब तक पूरा का पूरा केस फिक्स नहीं हो जाता कि इसी यही व्यक्ति कल्प्रिट है, तब तक उसके राइट है, उसके बाद भी उसके राइट्स है अपने। तो ऐसा ना हो कि आपने किसी व्यक्ति को जेल में लाया और आपने छोड़ दिया। अब मैंने आपको बताया कि 77% केसेस अभी भी विचाराधीन है, तो उसमें से 25% व्यक्ति अनपढ़ है, जमानत मिल नहीं रही है। तो ऐसे क्या होगा कि ये तो स्थिति वही होगी ना कि आपने किसी को पकड़ा और बंद कर दिया, नॉन पर्सन, आप उसके बारे में संज्ञान ही नहीं ले रहे। तो ऐसा ना हो कि नॉन पर्सन बन जाए, तो नॉन पर्सन से ना बने, इसलिए क्या होगा, जल्दी जल्दी केसेस की जो सुनवाई होनी चाहिए वो जल्दी जल्दी होनी चाहिए और उनके राइट्स बने हुए होने चाहिए। दूसरा, जेल में बंद व्यक्ति जेल की बाउंड्री के भीतर सभी मानव अधिकारों का हकदार है। अगेन मैं यही वाला पॉइंट आपको बता रही हूँ कि व्यक्तियों को जेल में डालने का उद्देश्य जिसने क्राइम किया है उनमें सुधार करना है। तीसरा, जेल में बंद व्यक्ति की पीड़ा को किसी भी तरीके से और बढ़ाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि जेल में कैदी होने से व्यक्ति पहले ही कष्ट झेल रहा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने 3 व्यापक सिद्धांत दिए हैं। पहला एक बार हम देख लेते हैं, नॉन पर्सन वाला सिद्धांत, कि कोई व्यक्ति नॉन पर्सन ना बन के रह जाए। दूसरा है कि उसके जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन होने के कारण, मानव होने के कारण जो उसके अधिकार है वो बने रहे। तीसरा आपका उन्होंने बोला है कि कोई व्यक्ति जब जेल में है तो वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अब ऐसा ना हो कि आप उसके प्रॉब्लम्स और बढ़ा दो या उनको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करो, उनके दुखों को और बढ़ा दो। तो 3 पॉइंट्स हमें याद रखना, आप इसे मेंस में यूज कर सकते हैं या एसए में यूज कर सकते हैं। जमानत का आसान प्रावधान, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि आप जमानत के लिए नया प्रावधान लेकर आए। अब देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 436 ए के अनुसार मृत्युदंड वाले अपराध को छोड़ के किसी अन्य अपराध का दोषी व्यक्ति उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से आधे से अधिक समय में जेल में बंद है तो वह जमानतदार की सहायता से या इनके बिना जमानत पर रिहा होने का हकदार है। सीआरपीसी बोलती है कि जैसे सपोज किसी को मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड वाले व्यक्ति को तो हैंग ही किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। लेकिन अन्य व्यक्ति जो है, जो अपना सपोज किसी का 5 इयर्स का टाइम पीरियड है जेल काटने का, उसने 2.5 इयर्स जेल में बंद हो चुका है, तो उसके बाद उसको हक मिल गया कि उसे जमानत मिल जाए। देखिए ये पॉइंट लिखा है ना, जमानतदार की सहायता से उसके बिना जमानत पे रिहा होने का हकदार है, ये उसका राइट है। जमानत के मामले का तेजी से निपटान हुसैन और अन्य भारत संघ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत का सिद्धांत एक मानदंड है जबकि जेल में रखना एक अपवाद है। देखिए जमानत का सिद्धांत एक मानदंड है, मतलब एक स्टैंडर्ड मान के आप बोल रहे हैं कि जमानत मिलनी चाहिए, मतलब जमानत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बल्कि जेल में रखना एक अपवाद है। अपवाद इसलिए क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को जेल में रखा जाता है उनके लॉन्ग पीरियड तक जिन्होंने ज्यादा क्राइम किया हो। दैट मीन्स कि जमानत मिलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके ह्यूमन राइट्स हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत अर्जियों के शीघ्र निपटान का आदेश दिया है। अब इसमें मुल्ला समिति है, आप ये देख लीजिए क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने लगा है। भारत सरकार ने 1980 में न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधारों पर एक समिति का गठन किया। मुल्ला समिति की सिफारिश इस प्रकार है। देखिए ये तो नहीं पूछेगा यूपीएससी कि क्या सिफारिश है, लेकिन ये पूछ सकता है आपका मैच द फॉलोइंग्स में एक जगह मुल्ला समिति आपको ऑप्शन में हो सकता है। अब आप खुद अपने अपने आप से सोचिए कि क्या पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मुल्ला समिति ने सिफारिश किया होगा। देखिए सबसे पहली बात तो जो आप समझ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि रिहैबिलिटेशन वाली जो लॉ है वो लागू हो जाए, लोगों को उनको समाज से जोड़ने के लिए फिर से कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए रोजगार का प्रावधान होना चाहिए। तो ये पॉइंट है, जेल कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अलग अलग कैडर में संगठित किया जाना चाहिए। भारतीय कारागार में सुधार सेवा नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की आवश्यकता है। भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा, देखिए प्रशिक्षण देने के लिए इसलिए बोला जा रहा है ताकि एक तो वो जेल में भी काम कर सके,
और दूसरा पॉइंट हो गया आपका जेल से जब बाहर जाए तो उनका अर्निंग का सोर्स हम उनको प्रदान कर सके, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को कार्य में लगा देते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि क्राइम रेट कम हो जाए। ये बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो उसके दिमाग को खाली ना रहने दिया जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए, तो उसको प्रशिक्षण दे दिया जाए। सजा समाप्त होने के बाद देखभाल, पुनर्वास और प्रोविज़न जेल सेवाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। देखिए, पुनर्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेस और अन्य लोगों को समय-समय पर जेलों व सुधार संस्थानों के अंदर आ जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि प्रेस वाले जाएँगे तो वहाँ की स्थिति का सही अवलोकन करके दिखा सकते हैं, जिससे ह्यूमन राइट्स को स्थान मिले। विचाराधीन कैदियों को जेल में कम से कम समय के लिए रखा जाना चाहिए और दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए, विचाराधीन कैदियों को। क्योंकि वो कैदी नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आपने विचाराधीन कैदी को कैदी के साथ रखा और वो कैदी से उसके जो गुण धर्म है वही सीख ले, वो भी सही नहीं है। तो अभी हमने इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये आपका मॉडल अधिनियम है। मॉडल अधिनियम होने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जेल क्या है आपका राज्य सूची का विषय है। फिर हमने पढ़ा कि जो पहले के लॉ थे आपके 1894 में जो जेल अधिनियम था, वो मुख्य रूप से आपके राजनीतिक कैदियों को बंद करने के लिए था, ताकि उनकी जो राजनीतिक आवाज़ है, जो चेतना की आवाज़ है, उसको दबाया जा सके। फिर हमने यहाँ प्रॉब्लम्स गिनवाई कि क्यों ऐसा था, उस कानून में क्या प्रॉब्लम थी। तो हमने देखा कि वहाँ जो प्रॉब्लम क्या है कि सुधारात्मक नहीं है, वो आपकी दमन करने वाली संस्था के रूप में स्थापित है, कोड़े मारने का प्रावधान है। फिर हमने समस्याएँ देखी थी कि अभी क्या समस्या है भारतीय जेल के सामने, लाइक हम ज़्यादा संख्या में लोगों को रख रहे हैं कि जेल में, ज़मानत मिलने में कठिनाई है, पद आपके भरे नहीं हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। देन हमने लास्ट में मुल्ला समिति देखी थी, और मुल्ला समिति ने क्या आपके पॉइंट्स गिनवाए थे, वो तो आप अपने लॉजिक से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। तो ये पॉइंट्स अगर आप याद भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, तो आप तब भी इन पॉइंट्स को लिख पाएँगे। देखिए, यहाँ एक छोटा-सा पॉइंट और है, क्या आप जानते हैं? इसको भी देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये पॉइंट याद रखेंगे, 1951 है, 1950 नहीं है। जेल में कैद किसी भी व्यक्ति को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। मतलब बोलते हैं कि जो जेल में कैद है, वो मतदान नहीं कर सकता। इसके तहत जेल में बंद कैदी के साथ विचाराधीन कैदी भी आते हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, संविधान क्या कहता है जेल के बारे में? जेल और उसमें बंद कैद व्यक्तियों से जुड़े मामले राज्य सूची के विषय। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोक व्यवस्था होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो भी आपका राज्य सूची का विषय है। जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी है? पूरी तरह से राज्य सरकार की है। तभी देखा होगा ना आपने कि आपका भी पश्चिम बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य टसल थी, फाइट थी। कि वो उनके सीआरपीएफ था या कोई और आर्मी थी, आपकी कोई बटालियन थी, वो वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई थी, तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको अपोज किया था कि आप यहाँ नहीं भेज सकते, क्योंकि वो हमारे जो क्षेत्र है उसको कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऐसे ही आप जो वो देखते हैं सीआईडी वाला मुद्दा देखते हैं, सीबीआई वाला मुद्दा देखते हैं। सीबीआई के कारण आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फाइट करते हैं। पीछे वही रीज़न है कि सीबीआई अगर जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, उसके जो अधिकार है, उनका जो कार्यक्षेत्र है, आप बोले कार्यक्षेत्र में कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी, ओवरलैप होगा। इसलिए राज्य क्या करता है, सीबीआई वाले केसेस में आपका सेंट्रल के साथ उनकी बनती नहीं है इन मुद्दों पे। देखिए, मॉडल जेल अधिनियम के अंतर्गत कौन-कौन से उपबंध शामिल हैं? अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना। देखिए, मैं अगेन वही बात कहूँगी कि जेल में व्यक्ति को बंद करने का उद्देश्य उसमें सुधार करना है। तो अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, अब अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करोगे तो इसके पीछे कोई रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को जब कोई रिवॉर्ड मिलेगा, जब कोई आपका गिफ्ट मिलेगा, तब वो उस काम को करेगा। तो उसमें पेरोल व फरलो पे रिहा करने और सजा में कमी करने के प्रावधान किए गए हैं। एक बार पेरोल और फरलो देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
2-3 साल से लगभग ये केसेस बहुत ज्यादा न्यूज में आते हैं। तो पेरोल और फरलो फरलो पढ़ लेते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो आपका फरलो होता है, फरलो होता है, एक पेरोल होता है, ये आपका मैटर ऑफ राइट होता है, ये आपका अधिकार है। अगर कोई भी कल्प्रिट है, जेल में बंद है, आपका प्रिजनर है, तो ये उसका राइट है कि वो इसके लिए बोल सकता है कि उसको आपका क्या दे दो, फरलो दे दो, वो उसके लिए राइट है। फरलो का मतलब क्या है कि वो बाहर जा सकता है, जेल से बाहर, जेल अथॉरिटी उसको परमिशन दे सकती है जेल से बाहर जाने की। अब जेल अथॉरिटी उसे जेल से बाहर जाने की परमिशन देगी, तो ये जनरली क्या होता है, लॉन्ग टाइम की अगर किसी को जेल हुई हो तो आपका ये वाला प्रावधान जो होता है लागू होता है, फरलो वाला। पहले मैंने आपको बताया इट्स अ मैटर ऑफ राइट, ये व्यक्ति का अधिकार है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जेल अथॉरिटी उसको बाहर जाने की अनुमति दे सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, सपोज अगर किसी के 10 इयर्स की जेल है और प्रशासन से उसको 1 ईयर का फरलो मिल गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि कितना टाइम पीरियड होता है फरलो का, तो सपोज उसमें 1 ईयर का दे दिया, तो अब किसी व्यक्ति की 10 इयर्स की जेल है, वो 5 साल जेल में काट चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5 बचा, लेकिन 1 ईयर उसे बाहर जाने का मिला, तो वो अब जब जेल में आएगा तो वो 4 इयर्स ही काटेगा। तो 1 साल का क्या हो गई, माफी मिल गई उसको। ये फरलो में होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फरलो में होता है, ये आपका और जो दूसरा वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम उसमें नहीं होता। इतना क्लियर हुआ? भाई पेरोल में क्या होता है, नॉट अ मैटर ऑफ राइट। पेरोल क्या होगा, मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। सपोज कोई कैदी बोले भैया अपना अधिकार है, हमें तो छुट्टी दे दो, वो बोलेगा भैया राइट नहीं है, ये आप, ये प्रशासन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है फरलो का, इसका उद्देश्य क्या है, जैसे जो जेल में बंद व्यक्ति है उसके अपना एक समाज है, उसका अपना एक परिवार है, तो परिवार से मिलने के लिए उसको ये छुट्टी दे दी जाती है। भाई पेरोल में क्या होता है, नॉट अ मैटर ऑफ राइट, अधिकार नहीं है। मैं अगेन ये पॉइंट बोल देती हूँ, अगर अथॉरिटी को लगता है कि ठीक है ये व्यक्ति सही है, ये शांत स्वभाव का, ये समाज में जाके कुछ खराब नहीं करेगा, तो उसको थोड़े समय के लिए जेल से बाहर जाने के लिए परमिशन दे दी जाती है। अब लेकिन ये आप ये सोच लीजिए कि पेरोल में क्या होगा कि सपोज पहली बात तो ये 90 डेज हो सकते हैं मैक्सिमम अ ईयर, एक ईयर में 90 डेज। लेकिन एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी कोई पेरोल में है तो क्या होगा कि सपोज उसको उसकी 5 इयर्स की सजा थी और वो आपका 90 डेज के लिए बाहर चला गया, तो ये 90 डेज कट नहीं होंगे, ये 90 डेज काउंट होके आएंगे। दैट मीन्स ये आपको, ये इन्होंने फ्री नहीं कर दिया 90 डेज के लिए। जब आप वापस आओगे तो आपकी सजा फिर से रिकाउंट होनी स्टार्ट हो जाएगी और 90 डेज आपके यहाँ काउंट हो जाएंगे। सपोज 5 साल की सजा थी, आपने 4 साल कट कर लिया, आपका 1 साल बचा है, तो आप गए बाहर, आप 90 डेज बाहर रह के आए, तो अब आपके 90 डेज आपको और सजा काटनी पड़ेगी। उसमें क्या था, आपके 90 डेज माफ कर दिए थे, इसमें माफ नहीं किए गए। देखिए इसमें निलंबित नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं वो फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन द पेरोल एंड फरलो। फरलो क्या होता है, मैटर ऑफ राइट होगा, ये आपका नहीं, ये उन व्यक्तियों का अधिकार है जो जेल में बंद है। और अगर किसी को फरलो मिलती है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका क्या करेगा, वो कार्ड वो आपका काउंट नहीं होगा, वो आपको आपको माफ कर दिया गया वो टाइम पीरियड आपके लिए। वहीं इन द केस ऑफ पेरोल क्या होगा, आपका आपका जो टाइम, आपको सजा माफ की, आपकी कोई सजा माफ नहीं हुई है, बस थोड़ी देर के लिए निलंबित कर दी गई है। अब जो दोबारा आएगा तो दोबारा से सजा उसे काटनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है, अगला पॉइंट है, स्मॉल टॉपिक पे जाते हैं। देखिए ये जेल सुधारों के लिए उठाए गए कदम एक बार आप देख लेना, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले तो।
लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है आपका फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स फॉर द मेंस वो मैंने आपको करवा दिया है। एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए क्योंकि हम एग्जाम को तैयार कर रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपके इतने से बन जाएगी, आप इस पे काम करिए। अब न्यूज इन शॉर्ट्स जो है जैसे सचेतक है, ये न्यूज आपका ये स्टैटिक आपका है, स्टैटिक पोर्शन भी होगी आपका। अब देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। हाल ही में शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना संविधान पीठ, अभी संविधान पीठ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान पीठ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर कोई संविधान से रिलेटेड मुद्दे पर बात होगा तो उसमें मिनिमम 5 मेंबर्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं, जज जो बेंच बैठेगी। और तो आप ये संविधान पीठ का आपका आर्टिकल भी है, मुझे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेना। संविधान 10वीं अनुसूची के अनुसार सचेतक को दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, ना कि विधान दल के पास। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोल दिया कि जो सचेतक है, जो व्हीप है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो दल का नेता नियुक्त, और दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, ना कि विधान दल के पास। अब विधान दल में तो आपको बड़ा हो जाएगा, विधान दल में जो विधि बना रहे हैं, राजनीतिक दल आपका स्पेसिफिक हो जाएगा, और जो व्यक्ति होता है वो दल के अनुसार कार्य करेगा वोटिंग में। आइए आगे देखते हैं न्यायालय की टिप्पणी। न्यायालय ने क्या बोला है, सचेतक की नियुक्ति कैसे होती है। विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को परीक्षण करने के बाद संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के आधार पर उस दल द्वारा अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि नियुक्ति आपकी अध्यक्ष करेगा, लेकिन नियुक्ति आपकी राजनीतिक दल करेगी, लेकिन जो मान्यता है वो कौन देगा आपको, वो देगा आपको अध्यक्ष। कुछ होगा अध्यक्ष देगा।